स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउन के अंतर्गत पार्ट थर्ड। हमने जो है पिछले 2 पार्टों में प्रोनाउन को पढ़ा हुआ है और इसमें हमने जो है उसके 6 प्रकार या 6 काइंड्स कवर किए हुए हैं। अब आज उसी में जो शेष बचे हुए हैं उनको हम लोग कवर करने जा रहे हैं और उसमें से जो हमारा 7वां काइंड है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसको हिंदी में कहते हैं पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। ये हो गया। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है? जो प्रोनाउन 2 प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं तथा आपस में एक दूसरे से संबंध दृढ़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। क्या कह रहा है? जो प्रोनाउन 2 प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं। जैसे इसमें केवल 2 ही आते हैं, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर। देखिए 2 प्रोनाउन है कि नहीं है? ईच अदर, ये हमारा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये हो गया हमारा कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन और ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इस तरह से ये 2 प्रोनाउन से मिलकर बना है। ठीक है, तो करा जो प्रोनाउन 2 प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं तथा आपस में एक दूसरे से संबंध दृढ़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। और हिंदी अर्थ निकालने पर इनका क्या होता है? आपस में या एक दूसरे। ठीक, अब देखिए ईच अदर जो हमारा है इसका प्रयोग होता है 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, और वन अनदर का प्रयोग होता है 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। अब इसमें एक चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो क्या है कि इनका प्रयोग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है अर्थात वर्ब के बाद में होता है। इनका केस जो है, इनका कारक कभी नॉमिनेटिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, राम एंड श्याम हेल्प्ड वन अनदर, सॉरी ईच अदर। क्योंकि जब 2 की बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे? ईच अदर का। तो राम और श्याम ने आपस में एक दूसरे की मदद की, आपस में मदद की है, एक दूसरे की मदद की। दूसरा सेंटेंस, दीज 5 बॉयज विल हेल्प वन अनदर। ये 5 लड़के एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक, तो यहां पर 2 से अधिक इसलिए क्या लगाया? वन अनदर। अब कह रहा अगर संयोग से कभी ईच अदर या वन अनदर को सब्जेक्ट की जगह प्रयोग करना पड़ जाए तो फिर इनको हम सब्जेक्ट की जगह नहीं रखेंगे, बल्कि इनके स्थान पर हम दे का प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग नहीं करेंगे, इनका केवल प्रयोग होता है कहाँ? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब अगला नंबर आता है 8वां, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो उसको परिभाषित कर सकते हैं, जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन।
कि जो प्रोनाउन, ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनके अंतर्गत आते हैं ऑल, सम, फ्यू, नन, वन, एवरीवन, everybody, no one, nobody, someone, somebody। क्या क्या हो गया, all, some, few, none, one, everyone, everybody, no one, nobody, someone, somebody, something, nothing, everything, एटसेट्रा। तो ये वो प्रोनाउंस हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है। हाँ, इनको ये ध्यान रखना है कि इन सब के तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए, तभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक की बात हो रही है, इसलिए वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर नंबर। इज प्रेजिंग हर कोई व्यक्ति उसकी तारीफ कर रहा है। आप देखिए, इसके साथ अगर हमें कोई दूसरा प्रोनाउन प्रयोग करना पड़ जाए पजेसिव फॉर्म, तो क्या लगेगा वो, अगर ये शख्स दिखा रहा है मैस्कुलिन है तो हिज लगाएंगे, सिंगुलर लगेगा, और अगर फेमिनिन दिखा रहा है तो हर लगाएंगे। एक और एग्जांपल देख लें, फ्यू आर क्राइंग फॉर फूड, कुछ भोजन के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो ये था हमारा कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब अगला जो हमारा प्रोनाउन है नवा, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेशन बना, रिलेट से बना है, तो इसको हम कहेंगे संबंध वाचक सर्वनाम। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और अपने से पहले आए हुई नाउन से संबंध बढ़ करते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब चूंकि ये इनका काम होता है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, इसलिए इनको हम रिलेटिव कंजक्शंस भी कहते हैं या रिलेटिव कनेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिव वर्ड होते हैं ना। तो क्या हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी कि जो प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध वर्ड करते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हमारा आता है हु, whom, whose, which, what, that और एटसेट्रा। अब देखिए, हमने अभी एक वर्ड पढ़ा कि इनके पहले जो नाउन आता है उससे संबंध वर्ड करता है, तो जिनसे संबंध वर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। तो हम पहले यहां समझ लें एंटीसीडेंट क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आई हुई नाउन को, यह प्रोनाउन भी हो सकता है, एंटीसीडेंट कहते हैं। तथा इसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है, जो वर्ब का प्रयोग होगा किसके अनुसार होगा, वो एंटीसीडेंट के अनुसार, अर्थात जो हमारा
रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी जो पूर्व नाउन आई है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। अब यहां पर जो है ये प्रश्न उठता है कि यार इनको कहाँ किसके लिए कहाँ प्रयोग करें, तो बहुत सारे हैं। तो इसमें देखो क्या तरीका है। जैसे हमने लिखा हु, हुम और हुज, इन तीनों का प्रयोग किसके लिए करेंगे? केवल मनुष्य जाति के लिए, केवल मनुष्य जाति के लिए इनको प्रयोग करना है। जिसमें से हु जो है इसका केस क्या होगा? नॉमिनेटिव होगा, कर्ता का होगा। इसका केस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा अर्थात कर्म कारक होगा। और इसका क्या होगा? पजेसिव होगा अर्थात संबंध कारक होगा। ये बात समझ में आ गई कि इन तीनों का प्रयोग हम किससे करना है? केवल मनुष्य जाति के लिए, जिसमें से हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में और हुज का प्रयोग संबंध कारक और पजेसिव केस में करना है। और इनका हिंदी अर्थ जो होगा वो क्या होगा? सबसे पहले जा, जैसे हु जो या जिसने, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? जो या जिसने। फिर आया हुम, जिसे या जिसको, जिसे भी हो सकता है या जिसको भी हो सकता है। अब ये संबंध दिखाएगा इसलिए क्या हो गया? जिसका या जिसकी। ये हो गया, इसका क्या होगा? जो या जिस, इसका भी अर्थ होगा जो या जिस, इसका भी अर्थ होगा जो या जिस, और इसका अर्थ होगा इसका जैसा या जैसी। ये है। तो हमने क्या पढ़ा? हु, हुम, हुज का प्रयोग किसके लिए करना है? केवल मनुष्य जाति के लिए। अब बात आई किसकी? विच की। तो विच का प्रयोग किसके लिए करना है? पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, क्या करेगा? पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े। इसके बाद फिर हो गया हमारा इमारतों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए। इन सब के लिए किसका प्रयोग करना है? विच का। अब इसका जो केस है, जो विच का जो केस कारक है वो कैसा होगा? नॉमिनेटिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। अब विच के बाद आया व्हाट और दैट। तो व्हाट और दैट में से किसी का प्रयोग हम कर सकते हैं, दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। तो इन दोनों का प्रयोग किसके लिए करेंगे? केवल निर्जीव वस्तु के लिए। अब इसके बाद आया एज। एज का प्रयोग हमको करना है किसके लिए? सच, ऐसा या ऐसी, तथा सेम, वैसा या वैसी के बाद किसके साथ करना है? सच या सेम में से कोई आ जाए तब उसके साथ आगे जो सेंटेंस आएगा उसको कैसे आरंभ करेंगे? एज से। तो ये भी हमने सीखा केवल कि किसको किसके लिए प्रयोग करते हैं और उनका हिंदी अर्थ क्या होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउन के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा आई नो द बॉय, बॉय। ठीक है, अब इसी के अनुरूप तो हमको लगाना रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये पुरुष जाति है, ठीक है, तो पुरुष जाति हमको क्या लगाना है? हु, हुम या हुज। अब इसका देखिए जो यहाँ रहा है नाउन, इसका यहाँ केस क्या है, कारक क्या है। ठीक, तो हम पहले पूरा सेंटेंस लिखते हैं। आई नो द बॉय हु हैड स्टोलन योर मनी। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारा धन चुराया है। यहां से एक सेंटेंस आरंभ हुआ और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है क्या बनेगा? हु। और हु किसकी जगह है? इस लड़के की जगह है।
क्योंकि किसने चुराया है, इस लड़के ने चुराया है। तो इसका मतलब ये जो बॉय है इसका केस क्या है, नॉमिनेटिव है। लेकिन हमने जो वर्ब लगाई वो किसके अनुसार लगाई, बॉय के अनुसार। एक और सेंटेंस, इट इज आई हु एम योर क्लोज फ्रेंड दीज डेज। ये मैं हूं ही, ये मैं ही हूं जो आजकल तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। तो देखिए ये किसके अनुसार आया, इसके अनुसार। जो वर्ब आई किसके अनुसार आई, वो एंटीसीडेंट के अनुसार आई। तो ये था हमारा कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब अगला नंबर आया हमारा 10वां नंबर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। जो इंटेरोगेशन करे, जो पूछताछ करे काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसको डिफाइन करना बड़ा इजी है कि जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव। जैसे हु, whom, whose, which, what, etc. who, whom, whose, which, what, etc. ठीक। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि ये जहां लग जाते हैं तो इनसे काय का बोध होगा, प्रश्न का बोध होगा। जिसमें से हु से क्या पता चलेगा, कर्ता, कौन, काम करने वाला है वो कौन है, ठीक है, काम करने वाले को पता चलेगा। हुम से जिस पर कार्य किया जाएगा, ठीक है, किसको, किसे। इसके बाद हुज, ये संबंध दिखाएगा। इसके बाद विच क्या दिखाएगा, विकल्प। दो में से किस लड़के ने, कौन सी बुक, कौन सा गांव, तो कोई विकल्प है ना उसमें, चॉइस है। इसके बाद भाट, ये भी क्या ऑब्जेक्ट बताएगा और इससे व्यवसाय भी और पद भी प्रकट होता है। जैसे कह दिया है तुम्हारे पिता क्या है, ठीक, तो क्या कहेंगे, व्हाट इज योर फादर, या व्हाट डज योर फादर डू, ये तो होता है। तो वैसे ही अब इनको हम एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। हु इज द ओनर ऑफ दिस होटल, इस होटल का मालिक कौन है, ठीक। तो क्या है, मालिक का बहुत बारे में पूछा जा रहा है कि कौन है, इसका मुख्य कर्ता रहता कौन है। तो कर्ता को जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फिर आया हुम, हुम डज राधा लाइक, राधा किसको पसंद करती, किसको, किसे, ठीक, किसे लगाना मिल गया। तीसरा विच इज योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट कौन सी है। तो आप देखिए हुज, विच और भाट, इनका प्रयोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं कि विच, हुज और भाट का प्रयोग इंटेरोगेटिव की तरह होता है। अतः यदि इनके बाद नाउन आ जाए या आया हो तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये फर्क है। अगर इनके तुरंत बाद वर्ब आए तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और अगर इनके बाद नाउन आ जाए तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है।
अब अगला जो है और लास्ट काइंड है हमारा प्रोनाउन में 11वां नंबर, और वो है एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन। इसको कहते हैं विस्मय बोधक सर्वनाम। तो देखिए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग आश्चर्य या विस्मय प्रकट करने के लिए किया था उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन। अच्छा, इस तरह से कह दीजिए कि जब वाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज क्या हो गया? आश्चर्य का भाव, आश्चर्य का भाव के रूप में होता है, तब वह एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन कहलाता है। तो चाहे ऐसे आप ऐसे कर लें कि जिस प्रोनाउन से आश्चर्य या विस्मय का बोध होता है उसे हम एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, ऐसे कर लीजिए कि जब वर्ड का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज आश्चर्य के भाव के रूप में होता है, तब वह एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन कहलाता है। तो ओनली हमको वर्ड को याद रखना है। जैसे एग्जांपल से देखें, व्हाट, क्या? ही इज नो मोर। क्या कहते हो? नहीं रहा, उसका देहांत हो गया। ये कैसे अचानक? ऐसे बात से पढ़ करते हैं। जैसे और व्हाट ही हैज गॉट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। अब कोई मान लीजिए है वो अच्छे अंक पाने लगा नहीं है, अगर वो ऐसा कर लेता तो अरे क्या क्या कहते हो, उसने अच्छे अंक पाए हैं, ओहो ये कैसे हो गया? तो ये आश्चर्य बढ़ जाता है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, जिसको हमने 3 पार्ट में आपके सामने रखा, प्रोनाउन। और आशा है आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप इसको बार बार रिवाइज करें, पढ़ें, मंथन करें और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।